कल हम लोग सीखे थे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन टर्म को ग्राफ में देखना हम लोग सीखे थे। ग्राफ में देखने के बाद हम लोग आगे आर्हेनियस इक्वेशन को बढ़ाते हैं। आर्हेनियस ने कहा कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन is equal to collision factor multiplied by fraction of molecules having effective collision frequency collision frequency rate of chemical reaction is equal to collision frequency into fraction of molecules having effective collisions। इसको लिखा जा सकता है collision frequency is equal to fraction of molecules having kinetic energy greater than equal to threshold energy। fraction of molecules having kinetic energy greater than equal to threshold energy। क्या इसको कहते हैं? कल हम लोग सीखे थे थ्रेशोल्ड एनर्जी। चूंकि हमने ये पढ़ा है कि रिएक्शन मिक्सचर में सभी तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेस एनर्जेटिक, मोर एनर्जेटिक, तो इनमें से कॉलिजन वही पार्टिसिपेट माने केमिकल रिएक्शन आपको वही जाता है जिससे जिनका एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से, जिनका काइनेटिक एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा, वही आपको जाता है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसीलिए टर्म आ गया रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इनटू फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। यहां पर एक चीज हम लोग सीखेंगे, फ्रॉम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स, हम लोग जानते हैं कि यहां पर आपको होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और यहां हम लोग लेते हैं मॉलिक्यूलर स्पेस। यहां फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल लेते हैं और इस साइड हम लोग मॉलिक्यूलर स्पेस लेते हैं। इसका डायग्राम हमें कुछ इस तरह से बनता है। इसका डायग्राम हमें कुछ इस तरीके से बनता है।
ठीक है। और जब टेम्परेचर हम लोग बढ़ा देते हैं तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। ये आपको T1 टेम्परेचर का है और ये आपको T2 टेम्परेचर का है। मान लीजिए कोई एक स्पीड को हम लोग फिक्स करते हैं, उल्टा कर दिया आपको। ये आपको T2 टेम्परेचर है और ये आपको T1 टेम्परेचर है। ठीक, ये T1 टेम्परेचर है, ये T2 टेम्परेचर है। Where T2 is smaller than T1 is smaller than T2, मतलब शुरू में टेम्परेचर कम है, बाद में टेम्परेचर आपको क्या है, ज्यादा है। अब आप एक चीज देखिए, T1 टेम्परेचर पर इतना स्पीड या इससे ज्यादा स्पीड रखने वाले मॉलिक्यूल्स आपको ये है, ठीक है। और जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करके T2 कर देते हैं तो इस स्पीड से ज्यादा स्पीड रखने वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन आपको ये है, यानी कि ये इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है आपको? इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इससे एक चीज सीखें कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर fraction of molecules having particular speed increases. Having a particular speed increases. In other words, you can say that fraction of more energetic molecules increases. ज्यादा एनर्जी रखने वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन आपको क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है। इसी कारण से ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन से लाया गया है। ये फ्रैक्शन दिया कितना जाता है तो लिख सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ molecules having kinetic energy greater than equal to threshold energy is directly proportional to e raised to the power minus EA by RT। ये कहां से आता है आपको? फ्रॉम आर्हेनियस थ्योरी से आपको आता है। कहां से आता है आपको? आर्हेनियस थ्योरी से आपको आता है। मैं एक बार फिर से सब चीज आपको बताना चाहता हूं। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इनटू फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग इफेक्टिव कॉलिजन। ये क्या आपको बताता है? ये आपको बतलाता है कि यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर में पर यूनिट टाइम कितने मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, उसको आपको ये बताता है। उस कोलिजन में
फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग इफेक्टिव कोलिजन, मतलब उन सारे कोलिजन में सारे के सारे तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे, तो प्रोडक्ट में केवल कौन आपको कन्वर्ट होगा, इफेक्टिव कोलिजन वाला। तो हमने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग इफेक्टिव कोलिजन से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। फिर से आप देखिए, हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर में मान लिया जाए x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, रिएक्शन मिक्सचर में x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो क्या सारे के सारे एक इंस्टेंट पे रिएक्शन चले जाते हैं क्या? नहीं। उन x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में वो कितने मॉलिक्यूल्स हैं, x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में वो कितने मॉलिक्यूल्स हैं जो यूनिट टाइम में आपस में टकराते हैं। तो जो टकराएंगे वही ना रिएक्शन जाएंगे। तो यही आपको यहां पर लिखा हुआ है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ये है x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इन x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में केवल इतने ही मॉलिक्यूल्स एक सेकंड में आपको टकराते हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है। इनटू जो सारे टकराते हैं क्या वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे क्या? नहीं, प्रोडक्ट में आपको केवल वही कन्वर्ट होंगे जो आपको इफेक्टिव कोलिजन होते हैं। तो यहाँ पर इफेक्टिव कोलिजन वाला ये टर्म आपको यहाँ पर लिख देना है। यही आपको होता है किसी रिएक्शन का रेट। ये आपको क्या होता है? किसी रिएक्शन का रेट होता है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या लेकर चला है? फ्रैक्शन वगैरह लेकर सब चीज चला है, इसलिए ये हम लोग यहाँ पर नहीं लिखते, ठीक है। मान लो 10 मॉलिक्यूल्स है, उसमें से 80% एक सेकंड में टकराया, तो 10 का 80% कितना हुआ? 8 मॉलिक्यूल हुआ। 8 मॉलिक्यूल ने आपस में टकराया, और मान लो उसमें से इफेक्टिव कोलिजन 50% है, यानी 8 का 50% कितना हुआ? 4। यानी कि उस एक सेकंड में कितना मॉलिक्यूल रिएक्शन जाएगा? केवल 4 मॉलिक्यूल आपको रिएक्शन जाएगा। इस तरीके से आप इसको सोच सकते हो, ठीक है। तो यही इस चीज को लिखा हुआ है। इफेक्टिव कोलिजन किसको करते हैं? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन का थ्योरी था, क्या था कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस मॉलिक्यूलर स्पीड आपको इस तरीके से होता है। गैसेस स्टेट में हम लोग इसको पढ़ रखे हैं। तो यहाँ पर हम लोग को एक चीज देखना ही है कि जब टेम्परेचर हमारा T1 है तो ग्राफ कुछ इस तरह से, एक टेम्परेचर जब बढ़ा देते हैं तो ग्राफ हमारा थोड़ा फ्लैट हो जाता है। तो ये हमारा ग्राफ होता है। इसमें हमें ये चीज सीखने को मिलता है कि अगर हम टेम्परेचर लोअर रखते हैं तो एक कोई स्पीड है, उससे ज्यादा स्पीड रखने वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन जो है वो क्या हो गया? आपको कम हो गया। क्या है? कम है। और जब टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं तब इससे ज्यादा स्पीड रखने वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? ज्यादा। टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज करते हैं तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जिसका पर्टिकुलर स्पीड हो वो इंक्रीज कर जाता है। फ्रैक्शन ऑफ मोर एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करता है। ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ e raised to the power minus EA by RT। ये कहां से आया? ये आपको आर्हेनियस ने दिया। ये कहां से यूज करके? तो मॉलिक्यूलर स्पीड के थ्योरी से यूज करके उसको दिया गया, ठीक है। इसी को हम आगे यूज करते हैं। मैं बढ़ू आगे। Rate of a reaction is directly proportional to e raised to the power minus EA by RT, ठीक है। और रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है रेट कांस्टेंट। और
और इसीलिए यहां पर एक रिलेशन बन जाता है रेट कांस्टेंट K is directly proportional to e raised to the power minus e a by RT. e raised to the power minus e a by RT हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसी को लिखा जा सकता है K इक्वल टू A e raised to the power minus e a by RT। इसी को कहते हैं Arrhenius equation for rate constant। Arrhenius equation for rate constant करते हैं, जहां पर A को कहा जाता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर of frequency factor कहा जाता है। E आपका एक्टिवेशन एनर्जी, ये आपका क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी होता है। ये क्या होता है आपको? एक्टिवेशन एनर्जी होता है। जनरली EA and A are independent of temperature। ध्यान रखें, जनरली एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन and collision factor A is independent of temperature। तो यहां से हमें एक चीज आता है K इक्वल टू A e raised to the power minus R। ठीक है, इसको लिखा जा सकता है ln K इक्वल टू ln A माइनस e a by RT। इसका ग्राफ खींचा जा सकता है ln K वर्सेस 1 by T। ln K वर्सेस 1 by T, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी प्लस एल। तो अगर हम 1 by t को x मान ले, m क्या हो जाएगा यहाँ? माइनस ई ए बाई आर। सिंस EA is greater than equal to 0, EA is greater than equal to 0, इसीलिए स्लोप जो m है वो माइनस ई ए बाई आर, यानी कि आपको लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। स्लोप आपका लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। इन जनरल इसका ग्राफ ऐसे चलेगा। स्लोप इज माइनस ई ए माइनस ई ए बाई आर आपको स्लोप हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं, यहां से भी आप देख सकते हैं कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं
जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो ये पूरा टर्म आपको क्या हो जाएगा, घटेगा, और माइनस साइन लगा हुआ है यानी कि ये खुद क्या होगा, बढ़ेगा। एक बार और आप देखें, टेम्परेचर को जब आप इंक्रीज करते हैं तो ये पूरा टर्म आपको डिनोमिनेटर में, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर ये पूरा टर्म आपको, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर ये पूरा टर्म आपको डिक्रीज करेगा, लेकिन माइनस साइन लगा हुआ है इसका पहले, इसलिए ये टर्म आपको क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो यहां से हम लोग एक चीज सीखें कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से K का वैल्यू भी इंक्रीज होता है, और इसीलिए इसी रेट ऑफ रिएक्शन भी इन जनरल आपका क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, बड़े हैं। आगे बढ़ते हैं। Rate constants at two different temperatures. Rate constant at two different temperatures. Let T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K1 है और T2 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K2 है। ठीक है, तो इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा आपको, ln K1 इज इक्वल टू ln A माइनस EA बाई और T1, और यहां पर क्या हो जाएगा, ln K2 इज इक्वल टू ln A माइनस EA बाई आर T2 आपको। ठीक है, फ्रॉम 2 माइनस 1 जब आप करते हैं तो आ जाएगा ln K2 माइनस ln K1 इज इक्वल टू, ये अरे आपको कैंसिल हो जाए, ln K2 माइनस ln K1 इज इक्वल टू, ये माइनस लिखेंगे, ये माइनस लिखेंगे, प्लस EA बाई आर 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1 होगा। अच्छा, 2 माइनस 1 किए हम लोगों ने से इसमें से इसको माइनस किया। ठीक है, तो माइनस EA बाई आर 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1 होगा। ठीक है, इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। फिर से देख लीजिए आप, ln K2 में से ln K1 को हमने माइनस किया, इसको हम पहले लिए, इसको बाद में, दिस माइनस दिस ये कैंसिल हो जाएगा, पहले ये लिखा जाएगा फिर आपको ये लिखा जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग और आगे बढ़ा सकते हैं, ln K2 बाई K1 इज इक्वल टू माइनस EA बाई आर 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1। ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसका इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमें क्वेश्चन में मान लो ये दिया हुआ हो और ये भी दिया हुआ हो और ये दे करके ये हमसे पूछ लिया गया तो हम इसको यूज कर सकते, या हमें ये दोनों दिया हुआ हो और ये दिया हुआ हो और ये पूछा गया तो भी हम इसको यूज करके निकाल सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ये चारों दिए हुए हो तो ये हम यहां से निकाल सकते। ध्यान रखेंगे आप, अगर आपको इसका वैल्यू जूल पर मोल में है तो इसका वैल्यू 8.314 यूज करेंगे, और अगर इसका वैल्यू कैलोरी पर मोल में दिया है तो इस R का वैल्यू आप 2 यूनिट यूज करेंगे।
इस तरीके से आप ऊपर ध्यान रखें, आपका काम हो जाएगा। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? ए से बी में जाना और बी से ए में आना, ये आपका क्या होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो मान लेते हैं कि ए से आप बी में गए, आगे जाने का जो रेट कांस्टेंट है वो केएफ है और पीछे आने का जो रेट कांस्टेंट है वो केबी। आगे जाने का जो रेट कांस्टेंट है वो क्या है? केएफ है और पीछे आने का जो रेट कांस्टेंट है वो क्या है? केबी है। ठीक है, इसमें भी आपको दो तरह की बातें होंगी, हम उस पर आएंगे। पहले इसको सोल्व करते हैं। Therefore, KF क्या लिखेंगे? AF आगे जाने का एक कोई रिएक्शन है और लौटने का रिएक्शन दूसरा है, तो A का वैल्यू बदल जाएगा। AF E raised to the power minus EAF by RT, energy of activation for forward reaction, and KB is equal to AB E raised to the power minus EAB by RT, मतलब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर बैकवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाई RT। फॉरवर्ड रिएक्शन ए जा रहा है बी और बैकवर्ड रिएक्शन में बी आ रहा है, तो दोनों रिएक्शन डिफरेंट हुआ कि नहीं हुआ? तो दोनों रिएक्शन का कॉलिजन फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगा और दोनों रिएक्शन का आपका जो फॉरवर्ड रिएक्शन का बैकवर्ड रिएक्शन, इन दोनों ही रिएक्शन का आपको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन में डिफरेंट होगा। मैं ग्राफ से आपको थोड़ी देर में बता रहा हूं। तो यहां से आप लिख सकते हैं K इक्विलिब्रियम इक्वल टू KF बाई KB। K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू K फॉरवर्ड बाई K बैकवर्ड इज इक्वल टू A फॉरवर्ड बाई A बैकवर्ड इंटू E रेज़ टू द पावर माइनस EAF by RT by EAB by RT। सोल्व करिए। AF by AB E raised to the power minus EAF minus EAB by RT। ठीक है, ये आपको आएगा। Therefore, K equilibrium is equal to AF by AB E raised to the power minus del H by RT, and ln K equilibrium is equal to ln AF by AB minus del H by RT, where del H is equal to, इसी को हमने del H लिया है EAF minus EAB, EAF minus
EAB। ठीक है, समझते हैं। और एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये ए है आपका, ये आपको बी है। ठीक है, रिएक्टेंट आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा तो इसको इतना एनर्जी मिलेगा तब जाकर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन। और जब प्रोडक्ट आपको लौट कर ए में आएगा तो यहां पर से इसको केवल इतना ही ऊंचा जाना पड़ेगा। ये हो गया आपको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? जब रिएक्टेंट आपको कंबाइन करके प्रोडक्ट निकालता है तो इतना ऊंचा आपको बैरियर को क्रॉस करना होगा, वो ये। और जब प्रोडक्ट को वापस आना होगा तो इतना ही ऊंचा आपको उसको लौट करके आना होगा। और इसीलिए ये आपको ये हो जाएगा। ठीक है, डेल एच यहां पर क्या हो जाएगा? डेल एच आपको हो जाता है, डेल एच आपको यहां से लेकर यहां। ठीक है, मान लेते हैं ये है एंथैल्पी ऑफ ए और यहां से लेकर यहां तक है एंथैल्पी ऑफ बी। ठीक है, तो डेल एच किसके बराबर हो जाएगा? फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी। फाइनल एंथैल्पी क्या है? HB माइनस HA HB माइनस HA। यहां तक मान लीजिए ये एनर्जी जो है आपका वो थ्रेशोल्ड एनर्जी है। हम क्या लिख सकते हैं यहां से? HA प्लस EAF इज इक्वल टू ETH। लिख सकते हैं HA प्लस EAF इज इक्वल टू ETH। ऑल्सो HB प्लस EAB इज इक्वल टू ETH। तो यहां से HB निकाल लिया, क्या हो गया? HB यहां से ETH माइनस EAB। HA लिखिए ऐसे ETH माइनस EAF लिख दिए। ETH और ETH आपको कैंसिल हो गए। क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं इसको? EAF माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस EAB आप लिख सकते हैं। ठीक है, और यही मैंने माना भी था डेल एच इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन माइनस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन। ये क्या हो जाएगा? आपको पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हो जाएगा? फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हो जाएगा? ग्राफ आपको कुछ ऐसे चलेगा। ठीक है, आपको यहां पर A होगा और यहां पर B होगा। ये आपका हो जाएगा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन और ये आपका हो जाएगा
एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, डेल एच। इसी पैटर्न पर आगे जाकर यहां भी प्रूफ किया जा सकता है कि डेल एच इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ये हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो दोनों जगह से एक ही चीज आ गई। अब हमारे पास क्या है, एल एन के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू एल एन ए एफ बाई ए बी माइनस डेल एच बाई आर टी। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग इसको यूज कर रहे थे, लेकिन हम लोग ये नहीं जानते थे कि ये आया कहां से। आज हम लोग ये जान गए कि ये कहां से आया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर आप एक बार नोट कर लीजिए पढ़ने से थोड़ा सा है। Equilibrium constants at two different temperatures. Equilibrium constants at two different temperatures. Let T1 टेम्परेचर पर K इक्विलिब्रियम 1 है और T2 टेम्परेचर पर K इक्विलिब्रियम 2। तो यहां से क्या मिलेगा, ln K इक्विलिब्रियम 1 इज इक्वल टू ln AF by AB माइनस डेल H by RT1। और इस पर क्या मिल जाएगा, ln K इक्विलिब्रियम 2 इज इक्वल टू ln AF by AB माइनस डेल H by RT2। ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको 1 है, ये आपको 2 है। फिर से आप लिखिए फ्रॉम 2 माइनस 1, इसमें से इसको हटा दीजिए, ln K इक्विलिब्रियम 2 माइनस ln K इक्विलिब्रियम 1 इज इक्वल टू, ये कट जाएगा आपको, माइनस डेल H बाई R 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1। और इसी को लिखा जा सकता है ln K इक्विलिब्रियम 2 बाई K इक्विलिब्रियम 1 इज इक्वल टू माइनस डेल H बाई R 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1। ध्यान रखें, ये किसके लिए यूज होता है, यूज्ड फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। किसके लिए यूज होता है, यूज्ड फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए यूज होता है। एंड ln K2 by K1 माइनस EA by R 1 by T2 माइनस 1 by T1। सिमिलर एक्सप्रेशन यूज होता है किसके लिए, यूज्ड फॉर वन डायरेक्शनल और
इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक था, ये आपको खत्म हो गया।